हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चलो लाता देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 1 जनवरी 2013 है। तो अगर आप इस फंड को देखें तो 11.9 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.9 इयर्स में 22.32% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 11.9 इयर्स में तो 22.54% तक का रिटर्न है। मतलब लगभग आप मान सकते हैं कैटेगरी के बराबर ही रिटर्न है। भले ही कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, लेकिन 0.2% ऐसा ही कुछ आप मान सकते हैं जो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको बराबर ही मान सकते हैं क्योंकि लगभग बराबर ही रिटर्न है, कुछ पॉइंट में ही इधर उधर है। कैटेगरी रिटर्न अगर आप 5 साल का देखें तो 30.45% का रिटर्न है। लेकिन इस फंड के अगर आप रिटर्न देखें तो 29.75% का रिटर्न, मतलब ये भी आसपास ही रिटर्न है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। मैं ठीक ठाक सा फीडबैक दूंगा रिटर्न के मामले में। तो देखिए, आप बोलेंगे 22.54% तक कंटिन्यूअसली 12 साल तक का रिटर्न देना, लगभग ये अपने आप में बहुत ही अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी चीज है। तो यहाँ पे आप क्यों पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहे, आप एवरेज क्यों दे रहे? कि मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम कैटेगरी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक फंड अच्छा खासा रिटर्न तभी देता है, मतलब आप तभी उसको कंसिडर कर सकते हैं जब वो अपना कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा हो। तो यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप मान सकते हैं कि आसपास, मतलब लगभग बराबर ही चल रहा है कैटेगरी के। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल पता लगाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे नीचे रिस्क कम लेके चलेगा और आपको रिटर्न इतना दे रहा है कैटेगरी के बराबर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा ले रहा है और रिटर्न भी लगभग बराबर कैटेगरी के दे रहा है तो क्या फायदा? तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक थोड़ा रहेगा। तो उसी के बारे में हम नीचे भी फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में भी बताऊंगा। तो मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक कंटिन्यूसली, हर महीने 1000 रुपए। तो 1000 रुपए आपका जो अमाउंट है वो 10 साल के बाद डिपॉजिट होकर 1.2 लाख रुपीज हो जाता है। 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 10 साल के बाद 3.48 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब जो आपका पैसा है वो 3 गुना के करीब करीब हो चुका है, वो भी 10 साल में। तो देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत आपको नीचे भी दिखेगा। मतलब मान लीजिए आप इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करिए, अपने गोल्ड में क्या होता, वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट था 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 2.09 लाख रुपीज में। मतलब पैसा जो है आपका डबल से भी बहुत कम है। तब देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस आपको दिख रहा हो, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी आपको रिटर्न यहाँ पे कम मिल रखा है आज कंपेयर टू दिस म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, स्टॉक्स क्यों जरूरी होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा इस शीट से। अब मान लीजिए आपने एफडी किया होता, अपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके, अपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 साल में 1.74 लाख रुपीज में। मतलब देख पा रहे कि मतलब जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो आपको रिटर्न मिल रखा है और जो एफडी में रिटर्न मिल रखा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप देख पा रहे कि मतलब क्यों जरूरी होता है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न जो कैटेगरी के कंपैरिजन में एवरेज है, क्योंकि डेफिनेटली एवरेज है क्योंकि बराबर लगभग रिटर्न ही है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करते हैं तो एवरेज रिस्क है। तो कैसे वो एवरेज रिस्क है वो नीचे हमें पता चलिए कैटेगरी कंपैरिजन में। रिस्क एंड रिटर्न का रेशियो मैंने बता रखा है यहाँ पे 3 साल का, लास्ट 3 साल का इसका डेटा निकाल रखा है, 3 साल में कितना इसका रिस्क ले रखा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। तो बीटा की बात करते हैं, बीटा बेसिकली क्या होता है, देखिए आपको बीटा बताते हैं वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, मतलब बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर आपका 1 से नीचे उसको अच्छा खासा माना जाता है, तो यहाँ पे 1 के नीचे अगर आप देखें तो देखिए कैटेगरी 0.81 है, और ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो 0.79 है। मतलब यहाँ पे कैटेगरी से थोड़ा सा कम रिस्क ले रखा है। आप देख पा रहे हैं कि 0.7, भले ही ज्यादा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वॉलेटिलिटी के मामले में भी लगभग बराबर ही है। देखिए आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को अगर आप उठा रहे हैं, वॉलेटाइल आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी 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 के रिस्पेक्टिव में देखा जाए थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख पा रहे 0.79 है और कैटेगरी का 0.81 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल टाइम में देखा जाए थोड़ा सा कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है और रिस्क भी थोड़ा सा कम ले रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, देखिए आपका जो एवरेज रिटर्न है ना, उसे कितना प्लस उसे कितना माइनस, एक रेंज बन जाता है ना उसके बीच में, उसी के बीच में आपको रिटर्न हर साल देता रहता है। तो वो आपका अगर कम हो स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड का 15.33 है, और अगर कैटेगरी देखा जाए 15.53 है। तो अब देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कम है।
तो यहाँ पे रिस्क जो है और वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम है। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा कम है, मतलब यहाँ पे आपको माइनर डिफरेंस ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम देके आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा दे देता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक देगा। मैं आपको ये सुपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे सकता, लेकिन हाँ पॉजिटिव फीडबैक देगा। थोड़ा रीजनेबल है, चीजें रीजनेबल है, उसके आसपास ही है वॉलिडिटी में, और रिटर्न भी उसके आसपास ही है, मतलब कैटेगरी के। तो कुछ ज्यादा मैं यहाँ पे उतना पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बुरा भी नहीं है। और मिनिमम ऐसा देखिए, अगर आप इसमें आपने सोच लिया कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो मिनिमम ऐसा भी 500 रुपए से कर सकते हैं, जो पॉजिटिव फीडबैक है कि आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 500 रुपए रीजनेबल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं, मतलब लमसम कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड की बात कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी आप यहाँ से एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसमें आपको एम साइज बताता है। तो अगर एम साइज अगर मान लीजिए आपका कम रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, आपको यहाँ पे डर रहता है। बोलते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तभी इसका एम साइज कम है, या फिर इसका बैकग्राउंड कुछ खराब होगा। तो ये थोड़ा देखना जरूरी हो जाता है। अगर इनसे ज्यादा हो तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। आपने कई बार सुना होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने अपना एसआईबी बंद कर दिया, अपना लमसम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका एम साइज आप देखेंगे तो 70,000 करोड़ या 60,000 70,000 करोड़ रुपीज तक पहुंच चुका है, तो जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो मैनेजमेंट में दिक्कत आती आ रही है, लेकिन फंड मैनेजर मैनेजमेंट के लिए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन साइज कम हो तो वो डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं है, तो इसलिए उसका एम साइज कम है, वहां पे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर एक ऑप्टिमम एम साइज, एक बेस्ट एम साइज जो माना जाता है, अगर मान लीजिए आपका जो फंड है वो 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, तो आपका एम साइज अगर 10,000 करोड़ रुपीज के बीच में है से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, इनके बीच में है, तो उसको अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो उसके बीच में ही है 13,944 करोड़, मतलब 14,000 करोड़ रुपीज के आसपास इसका एम साइज है, जो कि बहुत बढ़िया है। मैं इसको बोलूँ एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं दे रहे, दिमाग लगाने वाला कोई फंड मैनेजर है, तो वो दिमाग लगा के वो फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स का वो आपका पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं इतना अच्छा खासा। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ तो पैसा देना पड़ता है। तो वो अगर 1% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो उसको आप हिस्सा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए 1% जो है वो आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। अगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो आप अगर एक्सपेंस मतलब एज एन मैनेजमेंट फीस इतना पे कर रहे हैं, जब आप 20 साल के बाद एग्जिट मारेंगे तो आपको भी चुभेगा। तो ये थोड़ा कम हो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। तो मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे हो उसको अच्छा खासा माना जाता है, कि देखिए 0.8 या 0.9 या 1% भी हो ना, तो लॉन्ग रन में आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस दिख जाएगा। लेकिन 0.5 या 0.4 या 0.6 हो तो उसका ठीक ठाक सा माना, अच्छा खासा माना जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए 1% से नीचे है, 0.9% है, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सेट कर रखा है उससे थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं बोलूंगा ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, यहाँ पे आप एक एवरेज मान सकते हैं इसको। मैं ना तो पॉजिटिव फीडबैक दूंगा ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा, एक्सपेंस रेशियो के मामले में एकदम एवरेज रहेगा। लेकिन यहाँ कम हो सकता था, 0.7 होता है, 0.6 होता, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक देता एक्सपेंस रेशियो के मामले में। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, देखिए आप एक साल से पहले अपने एग्जिट मारा, प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। एक साल के बाद अपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर एक साल से पहले पहले आपने एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तब आप जाके ये सोचिएगा, देखिए एग्जिट लोड तो आपको देना पड़ेगा, वो नहीं मैं बोला, मैं बाकी इन चीज की बात कर रहा हूँ जो आपने टैक्स, जो एक साल से पहले आप एग्जिट मार रहे हैं, एक साल के बाद एग्जिट मार रहे हैं, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं मार्केट कैपिटल। तो मिड कैप में इनका एलोकेशन 11.73% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 78.09% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 4.75% तक एलोकेशन है, अदर्स में देखा जाए तो 5.4% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन हो रखा है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप का थोड़ा सा कम एलोकेशन करके यहाँ पे लार्ज कैप में कर सकते हैं, अपना रिस्क भी कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में 66 या 68% तक का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इनको ये कैटेगरी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4-5% यहाँ से कम कर सकते थे स्मॉल कैप पे, और लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, तो यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता। भले रिटर्न के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता, लेकिन हाँ रिस्क जितना कम नहीं ज्यादा अच्छा रहता है।
तो देखा जाए मार्केट कैपिटल के मामले में मैं यहाँ पे एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा कि देखिए यहाँ पे इनको डेफिनेटली स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की तरफ आ रहे हैं क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, आपके पास रिस्क एपिटाइट है, तभी आप जाके इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के वीडियोज भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क बना रहेगा। आप कैटेगरी कंपेरिजन में थोड़ा कम रिस्क है, कैटेगरी को हटा दीजिए, आप खुद अगर इसको देखेंगे तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है, छोटी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसका एक एवरेज सा फीडबैक रहेगा मार्केट कैपिटल के बारे में, अगर आप पूछेंगे तो। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 27.1% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.29% का एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 14.7% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 9.88% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 9.33% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5.98% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 5.05% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 4.68% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 0.92% का एलोकेशन है, और लास्ट में कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.17% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपरली हो रखा है, आप देख पा रहे ऊपर जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्री सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, कंज्यूमर साइक्लिकल, हेल्थ केयर और आपका बेसिक मटेरियल्स, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा सेक्टरल एलोकेशन के मामले में, डाइवर्सिफिकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है। पहले आपका आर जनकिरमन, इनका एक्सपीरियंस है 13.80 ईयर्स का, और सेकंड जो आपका संदीप मनम, इनका एक्सपीरियंस है 30.98 ईयर्स का, और थर्ड जो है आपका अखिल कलूरी, एक्सपीरियंस है 2.78 ईयर्स का। देखिए फंड मैनेजर के मामले में तो यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए फंड मैनेजर जो है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स, कोई 13 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या कि आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इन्होंने 30 साल में, इन्होंने 13 साल में कितना रिटर्न दिलवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स को, और कहाँ कहाँ पे काम कर रखा है। तो यहाँ पे क्या कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी भी जान पाएंगे क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली आप जब इनको पैसा देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करेंगे, तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और ये भी इनके भी बढ़ोतरी होगी। तो ये चीज जो है थोड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बताएं तो इसका रेटिंग 3/5 मिल रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ मैं एक चीज बताऊं तो यहाँ पे कैटेगरी के बराबर ही रिटर्न है, कैटेगरी के बराबर ही रिस्क है, आप मान सकते हैं। तो एक एवरेज सा फंड है कैटेगरी के कंपैरिजन में, अगर आप देखा जाए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न, कोई बड़े मार्जिन से बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो आप इसको एक एवरेज ऑल ओवर अगर आप इसका देखेंगे ना, मैं इसको ओवरऑल फीडबैक एक एवरेज ही दूंगा, ना तो पॉजिटिव दूंगा ना तो नेगेटिव दूंगा। तो देखिए कैटेगरी से नीचे तो रिटर्न नहीं दे रखा है ना, कैटेगरी के बराबर रिटर्न दे रखा है, और रिस्क भी थोड़ा सा कम है, भले ही 19-20 का फर्क है अगर बीटा या स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे। और बाकी अगर देखा जाए एम साइज तो परफेक्ट है, लेकिन एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अगर देखा जाए यहाँ पे 0.7% या 0.6% हो सकता है, तभी मैंने यहाँ पे इसको एवरेज बताया है यहाँ पे भी। तो ओवरऑल देखा जाए मैं इसको एक एवरेज बताऊंगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर जाए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसके अलावा कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका मोतीलाल स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका उसके बाद और भी कई सारे हैं, जैसे कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, बंधन स्मॉल कैप फंड हो गया। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो कि इससे थोड़ा बेहतर है और रिटर्न भी अच्छा दे रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है, वो भी अब बेहतर भी दे रहे हैं और थोड़ा रिस्क भी थोड़ा कम लेके चल रहे हैं। तो उनके बारे में आप रिसर्च कर करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं, अच्छा खासा फंड है, लेकिन हाँ आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए। जी हाँ, 7 से 10 साल है, और आप रिस्क एप्टाइट आपका हाई है, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन हाँ लार्ज कैप मिड कैप में भी डाइवर्सिफाई करिएगा, 70% अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप या मिड कैप में रखिएगा, उसका 30% अगर आप रिस्क एप्टाइट ज्यादा है आपके पास तो 30% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में रखिएगा। वरना आप मत रखिएगा, रिस्क नहीं ले सकते तो मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।